युद्ध के शुरुआती वर्षों में जर्मन टैंकरों को कुलीन वर्ग का दर्जा दिया गया था। वे युवा, उच्च प्रशिक्षित और टाइगर आई जैसी मशीनों को चलाने वाले थे, युद्ध के मैदान में पूर्ण शक्ति का प्रतीक। उनके नाम न्यूज़रील में छपते थे, उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल भर्ती के लिए किया जाता था और उनकी सामरिक क्षमता को प्रचार जुनून के साथ प्रलेखित किया जाता था। लेकिन 1944 से शुरू होकर यह छवि बिखर गई। बख्तरबंद युद्ध अब गौरव नहीं बल्कि घात, क्षति और बेवजह मौत प्रदान करता था। कई लोग दुश्मन से भिड़े बिना ही मर गए, अन्य लोग सचमुच अपने टैंकों के अंदर बिखर गए। यहां तक कि सबसे प्रसिद्ध लोगों को भी प्राथमिकता वाले लक्ष्य के रूप में समाप्त कर दिया गया, जब तक कि वे बिना हवा, गोला बारूद और बिना किसी रास्ते के युद्ध में चूर चूर नहीं हो गए। जब रीच का पतन हुआ तो स्टील के दिग्गजों का क्या हुआ? उनमें से कुछ कैसे बच गए? माइकल विटमैन, प्रोपेगेंडा मशीन। एसएस ओब्रस्ट्रम फुहरर माइकल विटमैन बवेरियन ग्रामीण इलाकों से उभरकर जर्मन बख्तरबंद अभिजात वर्ग का सबसे पहचाना जाने वाला चेहरा बन गए। ग्रामीण किसान से प्रचार प्रतीक में उनका परिवर्तन दर्शाता है कि कैसे नाजी शासन ने श्रेष्ठता की कहानी को बढ़ावा देने के लिए नायकों का निर्माण किया जो सैन्य वास्तविकता के भार के नीचे ढह गया। 1914 में वोगेलथल में जन्मे विटमैन 1918 की हार से अपमानित जर्मनी में पले बढ़े। उनकी युवावस्था खेतों में काम करते हुए बीती, जिसने उनके सावधानीपूर्वक चरित्र को गढ़ा, जिसने बाद में उन्हें युद्ध में अलग पहचान दिलाई। 1937 में कुलीन बलों के प्रति उनके आकर्षण ने उन्हें स्वेच्छा से लीबस्टैंडर्ड एसएस एडोल्फ हिटलर में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, एक इकाई जिसने शुरू में फ्यूहरर की रक्षा की थी। उनका आरंभिक उत्थान धीमा लेकिन स्थिर था। पोलैंड और फ्रांस के आक्रमणों के दौरान विटमैन ने एक तोपची के रूप में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन सामूहिक जीत में काफी हद तक अज्ञात रहे। उनका असली उत्थान विशाल सोवियत मैदानों में शुरू हुआ, जहां युद्ध की परिस्थितियां लंबी दूरी के घात लगाने के लिए अनुकूल थीं, जो उनकी विशेषता बन गई। 1942 में टाइगर आई में स्थानांतरण निर्णायक मोड़ था। युद्ध के समय का यह विशालकाय वाहन, जिसका ललाट कवच अधिकांश मित्र राष्ट्रों के टैंक रोधी हथियारों के लिए अभेद्य था, अपने स्वभाव के कमांडर के लिए एकदम सही उपकरण था। विटमैन ने न केवल वाहन के तकनीकी पहलुओं में महारत हासिल की, बल्कि एक अनुकूलित सामरिक सिद्धांत भी विकसित किया, जिसने इसकी ताकत को अधिकतम किया। उनकी युद्ध पद्धति में अत्यधिक धैर्य के साथ अचानक हिंसा का मिश्रण था। वह प्राकृतिक ऊंचाइयों या जंगल के किनारों से फायरिंग पोजीशन स्थापित करना पसंद करते थे। जब तक कि दुश्मन की टुकड़ियां आदर्श सीमा के भीतर न आ जाएं, तब तक इंतजार करते थे और फिर फायर करना शुरू कर देते थे। 88 मिलीमीटर की बंदूक की बैलिस्टिक्स की उनकी सहज समझ ने उन्हें बिना माप उपकरणों के विभिन्न रेंज के लिए सुधारों की गणना करने की अनुमति दी। 1943 में कुर्स्क की लड़ाई के दौरान विटमैन ने विशेष सैन्य हलकों में कुख्याति प्राप्त की। युद्ध के एक ही दिन में उनके टाइगर ने दुश्मन की लगातार तोपखाने की गोलाबारी के बीच 30 सोवियत बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया। इस उपलब्धि ने न केवल तकनीकी निपुणता का प्रदर्शन किया, बल्कि एक ऐसा धैर्य भी दिखाया जिसने वर्षों के युद्ध से कठोर हुए दिग्गजों को भी प्रभावित किया। हालांकि जिस घटना ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई, वह 13 जून 1944 को विलर्स बोकेज नॉर्मैंडी की सड़कों पर हुई थी। उस सुबह ब्रिटिश 7वीं टैंक रेजिमेंट के सदस्य मुख्य सड़क पर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे थे, इस बात से अनजान कि एक अकेला टाइगर उन्हें पास की पहाड़ी से देख रहा था। टाइगर 222 की कमान संभाल रहे विटमैन ने सर्जिकल सटीकता के साथ अपना हमला शुरू किया। 15 मिनट की लगातार गोलीबारी में उन्होंने दुश्मन के गठन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 11 टैंक, 15 बख्तरबंद कार्मिक वाहक और 2 ब्रिटिश एंटी टैंक बंदूकें धुआं उगलने वाले मलबे में बदल गईं। स्तंभ हैरान और अव्यवस्थित जर्मन गोले के प्रभाव में बिखर गया। महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि यह घटना हुई थी, बल्कि इसका दस्तावेजीकरण था। जर्मन कैमरामैन ने घटना के बाद की घटनाओं को ध्यान से फिल्माया, नष्ट हो चुकी ब्रिटिश गाड़ियों की कतारों और टाइगर से विजयी होकर निकलते विटमैन की आकृति को कैद किया। यह फुटेज 24 घंटे के भीतर बर्लिन पहुंच गई। जोसेफ गोएबल्स ने तुरंत ही इन तस्वीरों की प्रचार क्षमता को पहचान लिया। विलर्स बोकेज मित्र देशों की औद्योगिक संख्या पर व्यक्तिगत जर्मन श्रेष्ठता का आदर्श प्रदर्शन बन गया। एक सप्ताह के भीतर यह फुटेज हर रीच न्यूज़रील पर दिखाई देने लगा।
साथ ही विटमैन को जर्मन योद्धा के अवतार के रूप में प्रस्तुत करने वाला महाकाव्य वर्णन भी था। हिटलर के व्यक्तिगत संबंध ने परिवर्तन को सील कर दिया। बर्गहोफ में फ्यूहरर ने उन्हें ऑक लीव्स के साथ नाइट क्रॉस से सम्मानित किया, जबकि कैमरों ने समारोह के हर विवरण को रिकॉर्ड किया। हिटलर के साथ विटमैन की तस्वीरें तुरंत भर्ती पोस्टर, आधिकारिक पत्रिकाओं और पूरे रीच में वितरित शैक्षिक सामग्रियों पर दिखाई दी। विटमैन अब सैनिक नहीं रह गया था और एक प्रतीक बन गया था। प्रकाशनों में उसकी छवि को कई गुना बढ़ा दिया गया। राजनीतिक भाषणों में उसका नाम लिया गया और उसकी कहानी को अजेय जर्मन भावना के उदाहरण के रूप में स्कूलों में पढ़ाया गया। बवेरियन किसान राष्ट्रीय समाजवादी राज्य का मीडिया आइकन बन गया, लेकिन इस परिवर्तन ने उनके भाग्य को भी तय कर दिया। उनकी प्रसिद्धि ने उन्हें मित्र देशों की खुफिया एजेंसियों का मुख्य लक्ष्य बना दिया, जिन्होंने व्यवस्थित रूप से उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और उनके तरीकों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश और कनाडाई कमांडरों ने विशिष्ट जवाबी उपाय विकसित किए। 17 पाउंडर तोपों से लैस शेयरमैन फायरफ्लाइज को उन क्षेत्रों में तैनात किया जहां उनकी उपस्थिति की उम्मीद थी। अगस्त 1944 तक जर्मन सैन्य स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि सबसे शानदार व्यक्तिगत कारनामे भी आसन्न हार की वास्तविकता को नहीं छिपा सके। मित्र देशों की हवाई श्रेष्ठता ने जर्मनी की किसी भी दिन की गतिविधि को आत्मघाती ऑपरेशन में बदल दिया था। टाइगर्स, जो सीधे युद्ध में दुर्जय थे, लगातार लड़ाकू बमवर्षक गोलाबारी के सामने कमजोर पड़ गए। 8 अगस्त को विटमैन को सेंट एग्नंडी क्रैमेस्निल के पास एक कनाडाई आक्रमण को रोकने का आदेश मिला। उनका मिशन श्वेरे एसेस पेंजर एप्टेलुंग 101 से केवल 6 टाइगर्स के साथ फालाइज की ओर दुश्मन की बढ़त को रोकना था। यह एक असंभव कार्य था, बिना हवाई या तोपखाने के समर्थन के बेहतर बख्तरबंद स्तंभों का सामना करना। जाल को सिंथ्यूक्स के पास बंद कर दिया गया था। नॉर्थम्पटनशायर यॉमनरी और रेजिमेंट डेला चौडियर की इकाइयों ने स्थानीय स्थलाकृति का उपयोग करके घात लगाने की तैयारी की थी। शेयरमैन फायरफ्लाई एक झाड़ी में छिपे रहे। उनकी बंदूकें इच्छित जर्मन दृष्टिकोण मार्ग की ओर इशारा करती रहीं। विटमैन अपने गठन के शीर्ष पर आगे बढ़े, उस सामरिक पैटर्न का पालन करते हुए जिसने उन्हें प्रसिद्ध बनाया था। उनका टाइगर 7 खुले मैदान में पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, जो इसे नष्ट करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित गनर्स के लिए एक आदर्श लक्ष्य प्रस्तुत करता था। 800 मीटर की दूरी पर कई फायरफ्लाइज ने एक साथ गोलीबारी शुरू कर दी। पहला वार साइड आर्मर में घुस गया, लेकिन तुरंत घातक नहीं था। दूसरे गोले को अलग कोण से दागा गया और वह चेसिस के पिछले हिस्से में जा लगा, जहां मुख्य गोला बारूद रखा हुआ था। परिणाम स्वरूप विस्फोट विनाशकारी था। विस्फोट ने बुर्ज को पूरी तरह से फाड़ दिया, जिससे वह वाहन से 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। चालक दल के 5 सदस्यों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। विटमैन, उनके गनर, लॉडर, ड्राइवर और रेडियो ऑपरेटर विस्फोट के कारण टाइगर के अंदरूनी हिस्से के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर तुरंत मारे गए। उनके शरीर इस कदर जल गए थे कि पहचानना मुश्किल था। धातु के मलबे के बीच हड्डियों के टुकड़े बिखर गए थे। युद्ध के बाद ली गई तस्वीरों में धुआं उगलता हुआ गड्ढा दिखाई देता है, जहां गोला बारूद का विस्फोट हुआ था। कवच के टुकड़े 50 मीटर के दायरे में बिखरे हुए थे। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इंजन के पुर्जे शुरुआती प्रभाव बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर पाए गए। विडंबना यह थी कि जिस व्यक्ति को जर्मन कैमरों ने बनाया था, उसे ब्रिटिश ऑपरेटरों ने फिल्माया था, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने कभी भी इन तस्वीरों को जारी नहीं किया। नाजी प्रचार ने अपने हिस्से के लिए विटमैन को कार्रवाई में लापता के रूप में रखना पसंद किया, बजाय इसके कि यह स्वीकार किया जाए कि उनकी अजेयता का प्रतीक नष्ट हो गया था। 40 साल तक उनके अवशेषों का सटीक स्थान अनिश्चित रहा, जिससे उनके जीवित रहने के बारे में षड्यंत्र के सिद्धांत को बल मिला। यह केवल 1983 में था, जब इतिहासकार जीन पॉल पल्लूड ने व्यवस्थित खुदाई का आयोजन किया। तब दांतों के टुकड़े पाए गए जो विटमैन के मेडिकल रिकॉर्ड से मेल खाते थे। फोरेंसिक विश्लेषण से चौंकाने वाले विवरण सामने आए। टाइगर का आंतरिक तापमान इतना अधिक था कि स्टील के पुर्जे पिघल गए। 5 शव जली हुई हड्डियों के टुकड़ों में बदल गए। गोला बारूद कई मिनटों में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया में फट गया। अजेयता का मिथक नॉर्मैंडी के मैदान में बिखरी राख में बदल गया था। अवशेषों को अंततः ला कैम्बे में जर्मन सैन्य कब्रिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे सामूहिक कब्र में आराम करते हैं, जिस पर केवल चालक दल के नाम अंकित हैं। युद्ध रिकॉर्ड, सजावट या प्रचार कारनामों का कोई संदर्भ नहीं है।
प्रतीक एक मृत सैनिक के रूप में अपनी स्थिति में वापस आ गया था। वॉल्टर निप, दुश्मनों के बिना मौत का रहस्य। एसएस स्टुरम्बनफोहरर वॉल्टर निप का मामला सैन्य इतिहास में एक परेशान करने वाली विसंगति का प्रतिनिधित्व करता है। एक कुलीन कमांडर जो ऐसी अस्पष्ट परिस्थितियों में मारा गया कि सच्चाई कभी पूरी तरह से सामने नहीं आई। उनकी मृत्यु दर्शाती है कि युद्ध का मनोवैज्ञानिक दबाव सीधे दुश्मन की गोलीबारी से अधिक विनाशकारी हो सकता है। निप आधुनिक प्रशियाई अधिकारी के आदर्श थे। 1909 में पूर्वी प्रशिया के लॉनेन में जन्मे उन्होंने बर्लिन पुलिस बल से लेकर कुलीन बख्तरबंद इकाइयों की कमान तक काफी सावधानी से उठाई थी। उनका करियर एक बेदाग प्रक्षेप पथ पर आगे बढ़ा, अनुशासित, कुशल और राजनीतिक रूप से विश्वसनीय। 1944 में 35 साल की उम्र में निप ने नवगठित 17वें एसएस पेंजर ग्रेनेडियर डिवीजन गोट्स वॉन बर्लिचिंगन के एसएस पेंजर एबर्टिलुंग 17 की कमान संभाली। कागज पर यह एक प्रतिष्ठित कार्य था, वास्तव में यह एक असंभव मिशन था। नगण्य संसाधनों से एक प्रभावी बख्तरबंद इकाई बनाना। यह डिवीजन मुख्य रूप से नौकरशाही के कागजों पर ही चलता था। वाहन कम आते थे, अनुभवी कर्मचारी कम थे और पूर्वी मोर्चे से लगातार निराशाजनक समाचारों के कारण मनोबल कमजोर होता जा रहा था। निप को परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना पड़ा। अपर्याप्त उपकरणों और कर्मियों का उपयोग करके जल्दी से एक प्रभावी लड़ाकू बल तैयार करना। सैन्य अभिलेखागार में संरक्षित आंतरिक प्रभाग की रिपोर्टें बढ़ते तनाव को उजागर करती हैं। निप ने प्रशिक्षण, बेहतर आपूर्ति और अधिक योग्य कर्मियों के लिए बार बार विस्तार का अनुरोध किया था। उनके वरिष्ठों ने तैयारी में तेजी लाने की मांग की और विफलता के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। प्रशिक्षण अनिश्चित परिस्थितियों में हुआ। कई सैनिकों की अनुभवहीनता और तैयारी की गति को तेज करने के दबाव के कारण लाइव फायर अभ्यास विशेष रूप से खतरनाक थे। दुर्घटनाएं आम थीं, लेकिन अपेक्षित मित्र देशों की लैंडिंग से पहले डिवीजन को तैयार करने की आवश्यकता ने अभ्यास को स्थगित करना असंभव बना दिया। 22 अप्रैल 1944 को फ्रांस के वियने विभाग के फ्रोस के पास के मैदानों में अभ्यास के दौरान कुछ बहुत ही गलत हुआ। डिवीजन की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार एक गलत दिशा में फेंका गया तोप का गोला उस स्थान के पास फटा जहां निप युद्धाभ्यास की निगरानी कर रहे थे। छर्रे के टुकड़ों ने कथित तौर पर उन्हें तुरंत मार डाला। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों ने परस्पर विरोधी विवरण दिए, जिनका कभी संतोषजनक ढंग से मिलान नहीं किया जा सका। कुछ अधिकारियों ने विस्फोट की आवाज सुनने की बात कही, जबकि अन्य उस विशिष्ट समय पर तोपखाने की गोलीबारी को याद नहीं कर सके। शव की स्थिति घटना के लिए कई स्पष्टीकरणों के अनुरूप थी। एसएस हाउप्टस्टुरम्फोहरर कार्ल वॉन आइचवाल्ड, जो घटनास्थल पर मौजूद थे, ने 1961 में मित्र देशों की पूछताछ के दौरान कहा, हमने गोला नहीं देखा, हमने केवल विस्फोट सुना और जब हम दौड़े तो निप पहले से ही जमीन पर पड़े थे। वहां बहुत भ्रम की स्थिति थी। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह एक दुर्घटना थी या कुछ और। वैकल्पिक संस्करण जो फुसफुसाहट में प्रसारित हुआ लेकिन कभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई, ने आत्महत्या का सुझाव दिया। इस सिद्धांत के अनुसार अपर्याप्त संसाधनों के साथ अपने आदेशों को पूरा करने की असंभवता और मित्र देशों की सैन्य मशीन के खिलाफ एक तात्कालिक इकाई का नेतृत्व करने की संभावना का सामना करने से घबराए निप ने अपनी सर्विस पिस्तौल का उपयोग करके अपना जीवन समाप्त करने का विकल्प चुना। भौतिक साक्ष्य दोनों व्याख्याओं का समर्थन करते हैं। शरीर की स्थिति छर्रे और खुद को लगी गोली के घाव दोनों के अनुरूप थी। घावों को तोपखाने के टुकड़ों या पिस्तौल की गोली से समझाया जा सकता था। कोई विस्तृत शव परीक्षण नहीं किया गया था और डी-डे के बाद जर्मन वापसी के दौरान मेडिकल रिकॉर्ड गायब हो गए थे। विभाग ने किसी भी विवाद को दबाने के लिए तुरंत कार्रवाई की। आधिकारिक रिपोर्ट को संवेदनशील सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया गया। अधिकारियों के बीच घटना के बारे में चर्चा करने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया और दुर्घटना के विवरण को निर्विवाद संस्थागत सत्य के रूप में स्थापित किया गया। हटाए जाने से पहले डिवीजन के आंतरिक बुलेटिन में संक्षिप्त रूप से प्रकाशित एक तस्वीर में निप के ताबूत को सम्मान गार्ड के 4 सैनिकों द्वारा ले जाते हुए दिखाया गया है। ताबूत पर जर्मन युद्ध ध्वज लपेटा हुआ है और ताबूत उठाने वालों के हाव भाव एक ऐसी गंभीरता को दर्शाते हैं जो सामान्य सैन्य प्रोटोकॉल से परे है। उनके दफन स्थल को लेकर भ्रम की स्थिति रहस्य को और भी गहरा कर देती है।
आधिकारिक दस्तावेजों में कहा गया है कि उन्हें ड्यूक सेवरस विभाग में थॉर्स सैन्य कब्रिस्तान में दफनाया गया था। हालांकि सैन्य इतिहासकारों और वंशावलीविदों द्वारा किए गए बाद के शोध से पता चलता है कि कई बार शवों को निकाला गया और उन्हें दूसरे स्थानों पर ले जाया गया। 1958 में वोल्क्सबंड ड्यूश क्रिग्स क्रेबर फुरसॉर्गे से प्राप्त एक पत्र में इस संभावना का उल्लेख है कि अवशेषों को पोइटियर्स कब्रिस्तान में ले जाया गया था। हालांकि उस स्थान पर उनके नाम वाला कोई हेडस्टोन मौजूद नहीं है। 1984 में एक स्थानीय इतिहासकार ने ला कैम्बे में वेफेन एसएस अधिकारियों के अनुभाग में WK के आरंभिक अक्षरों वाली एक अचिह्नित कब्र की खोज की, लेकिन यह कभी पुष्टि नहीं हुई कि उसमें उनके अवशेष थे या नहीं। 17वें एसएस पेंजर ग्रेनेडियर डिवीजन में निप को जल्द ही शहीद और प्रतीक का दर्जा दे दिया गया। उनके अनुशासन, साहस और जर्मन उद्देश्य के प्रतिपूर्ण समर्पण को उजागर करने वाले आंतरिक पर्चे वितरित किए गए। उनके चित्र को डिवीजनल मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर सम्मान के स्थान पर रखा गया था। पेंजर अबटेलुंग 17 को अनौपचारिक रूप से उसके सदस्यों के बीच निप बटालियन के नाम से जाना जाने लगा। घटना के बाद के महीनों में उनके सबसे करीबी अधीनस्थों ने सैनिकों को प्रेरित करने वाले भाषणों में बार बार उनका नाम लिया। उन्हें एक ऐसे अधिकारी के रूप में पेश किया गया जिसने जर्मनी के लिए अपनी जान दे दी, यहां तक कि पीछे भी। यह तथ्य कि वह दुश्मन से सीधे भिड़े बिना और अस्पष्ट परिस्थितियों में मर गया था, इन वीरतापूर्ण आख्यानों से सावधानीपूर्वक हटा दिया गया था। आंतरिक एसएस प्रचार ने उनकी मृत्यु को पूर्ण निष्ठा के कार्य में बदल दिया। वह अंत तक मातृभूमि की सेवा करते हुए मर गया, दूसरों को निर्णायक युद्ध के लिए तैयार करता रहा। जब 17वीं डिवीजन ने नॉर्मैंडी लैंडिंग के बाद आखिरकार युद्ध में प्रवेश किया, तो उसके कई सैनिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में वॉल्टर निप की आदर्श छवि को अपने साथ लेकर गए। मित्र देशों की सेनाओं के खिलाफ हताशाजनक संघर्षों के दौरान उनकी याद को याद किया गया, जो अंत तक प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। निप ने जिस परिचालन वास्तविकता का सामना किया था, वह इन मुठभेड़ों के दौरान क्रूरता से प्रकट हुई थी। खराब तरीके से प्रशिक्षित और खराब ढंग से सुसज्जित डिवीजन को अनुभवी मित्र देशों के सैनिकों के साथ अपने पहले मुठभेड़ों में विनाशकारी क्षति का सामना करना पड़ा। निप ने प्रशिक्षण के दौरान जिन समस्याओं की पहचान की थी, वे सामरिक हार में बदल गईं, जिसने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। हेलमथ वेंडॉर्फ, द लॉस्ट जनरेशन ऑन देयर लास्ट चार्ज। हेलमथ मैक्स अर्नस्ट वेंडॉर्फ एक अनूठी पीढ़ीगत घटना का प्रतिनिधित्व करते थे। युवा जर्मन पूरी तरह से राष्ट्रीय समाजवादी प्रणाली द्वारा ढाले गए, किशोरावस्था से ही पूर्ण युद्ध के लिए प्रशिक्षित, और जब वे जिस दुनिया को जानते थे वह उनके पैरों के नीचे ढह गई तो वे नष्ट हो गए। नॉर्मैंडी में उनकी मृत्यु एक ऐसी पीढ़ी के अंत का प्रतीक थी जिसने कभी सशस्त्र संघर्ष के अलावा कुछ नहीं जाना था। 1920 में जन्मे वेंडॉर्फ नाजी शासन के तहत जर्मनी के क्रांतिकारी परिवर्तन के दौरान बड़े हुए। नॉर्मबर्ग में नापोला में उनकी शिक्षा केवल अकादमिक नहीं थी, यह एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण में पूर्ण विसर्जन का प्रतिनिधित्व करती थी जो युद्ध को, श्रेष्ठ मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति और विजय को जर्मन लोगों की स्पष्ट नियति के रूप में प्रस्तुत करती थी। ये रीच मॉडल स्कूल सामाजिक इंजीनियरिंग की प्रयोगशालाओं के रूप में काम करते थे। छात्र शारीरिक, बौद्धिक और सैन्य विकास के सभी पहलुओं में जमकर प्रतिस्पर्धा करते थे। पाठ्यक्रम में अकादमिक उत्कृष्टता को गहन वैचारिक शिक्षा के साथ जोड़ा गया था, जिससे ऐसे युवा तैयार हुए जो तकनीकी रूप से सक्षम थे लेकिन शासन के प्रति कट्टर रूप से वफादार थे। 19 साल की उम्र तक जब वेंडॉर्फ ने बैड टोल्ज में एसएस जंकर स्कूल में प्रवेश किया तो उन्होंने नए आदेश के मूल्यों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। उनके 18 महीने के सैन्य प्रशिक्षण ने इस मानसिकता को परिष्कृत किया जिससे ऐसे कमांडर तैयार हुए जिन्होंने पेशेवर क्षमता और वैचारिक प्रतिबद्धता के बीच कोई अंतर नहीं किया। बैड टोल्ज अकादमी को थर्ड रीच में सबसे चुनिंदा सैन्य संस्थान माना जाता था। शिक्षण पद्धतियों में कैडेटों के बीच अत्यधिक तकनीकी कठोरता के साथ निर्मम प्रतिस्पर्धा का संयोजन किया गया था। प्रशिक्षक, जो कई अभियानों के अनुभवी थे, ने न केवल सामरिक ज्ञान बल्कि एक आक्रामक मानसिकता भी विकसित की जो विवेक पर साहस को प्राथमिकता देती थी। वेंडॉर्फ ने विशेष रूप से बख्तरबंद युद्ध अभ्यास में उत्कृष्टता हासिल की। टैंकों, तोपखाने और पैदल सेना के बीच समन्वय की सहज समझ का प्रदर्शन किया। दबाव में शांत रहने और जटिल परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की
उनकी क्षमता ने उन्हें समान रूप से प्रेरित और तैयार साथियों के बीच अलग पहचान दिलाई। दिसंबर 1942 में एसएस एंटरस्टर्म फोहरर के रूप में स्नातक होने के बाद उन्हें सीधे एसएस पेंजर रेजिमेंट 1 की 13वीं टाइगर कंपनी में नियुक्त किया गया। यह पदनाम ऐसे युवा अधिकारी के लिए एक असाधारण सम्मान का प्रतिनिधित्व करता था जो उनकी असाधारण क्षमताओं और पूर्वी मोर्चे पर जर्मन सेना की सख्त जरूरतों दोनों को दर्शाता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात माइकल विटमैन से हुई और उन्होंने उनके साथ लड़ना शुरू कर दिया। जो रिश्ता विकसित हुआ वह पूरी तरह से पेशेवर था, जो सामरिक क्षमताओं के लिए आपसी सम्मान और बख्तरबंद युद्ध की मांगों की साझा समझ पर आधारित था। विटमैन, जो वेंडॉर्फ से 5 साल वरिष्ठ थे और जिनके पास काफी अनुभव था, ने तुरंत वेंडॉर्फ की क्षमता को पहचान लिया। उनका पहला बड़ा परीक्षण जुलाई 1943 में कुर्स्क की लड़ाई के दौरान हुआ। दक्षिणी क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने टाइगर 435 की कमान संभालते हुए वेंडॉर्फ ने जर्मन हमले से पहले महीनों तक सावधानीपूर्वक तैयार की गई सोवियत सुरक्षा के खिलाफ प्रारंभिक हमले में भाग लिया। आक्रामक अभियान के पहले दिनों में उनकी यूनिट को तैयार पदों पर छिपे हुए T-34 टैंकों और केवी एंटी टैंक गन के बड़े पैमाने पर जमावड़े का सामना करना पड़ा। वेंडॉर्फ ने असाधारण धैर्य का परिचय तब भी दिया जब उनके टाइगर को सीधे हमले मिले, जो कवच को भेदने के बावजूद वाहन के अंदर विनाशकारी शॉक वेव्स पैदा कर रहे थे। प्रोखोरोव्का के निकट एक विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्रवाई में वेंडॉर्फ और उनके दल ने 20 मिनट से भी कम समय में 7 T-34 को नष्ट कर दिया। दुश्मन की तोपखाने और टैंकों से क्रॉसफायर का सामना करते हुए सोवियत रक्षात्मक पदों के बीच युद्धाभ्यास किया। इस उपलब्धि ने तकनीकी महारत का प्रदर्शन किया जो उस उम्र के कमांडर के लिए अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा था। कुर्स्क में जर्मन आक्रमण की विफलता के बाद वेंडॉर्फ की यूनिट को यूक्रेन में स्थानांतरित कर दिया गया ताकि वह नीपर की ओर जर्मन रणनीतिक वापसी के दौरान रियरगार्ड युद्ध में भाग ले सके। इन रक्षात्मक मुठभेड़ों के दौरान ही उन्होंने घात और स्थितिगत युद्ध में विशेषज्ञ के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उनका पसंदीदा तरीका स्थानीय स्थलाकृति का उपयोग करके छुपी हुई फायरिंग पोजीशन स्थापित करना, सोवियत बख्तरबंद टुकड़ियों के घातक सीमा के भीतर आने का इंतजार करना और नई पोजीशन पर तेजी से वापस जाने से पहले केंद्रित फायरिंग खोलना था। इस रणनीति ने टाइगर के जोखिम को कम किया जबकि दुश्मन को अधिकतम नुकसान पहुंचाया। 6 जून 1944 को नॉर्मैंडी में मित्र देशों की लैंडिंग ने जर्मनी की रणनीतिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। दूसरे पश्चिमी मोर्चे के खुलने से हाई कमान को कुलीन बलों को फिर से तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा और लीबस्टैंडर्ट एसएस एडोल्फ हिटलर को पूर्व से फ्रांस में स्थानांतरित कर दिया गया। वेंडॉर्फ के लिए यह स्थानांतरण युद्ध की स्थितियों में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता था। नॉर्मन इलाका, जो बोकेज नामक मोटी बाड़ों से घिरे छोटे छोटे खेतों की विशेषता रखता था, विशाल यूक्रेनी मैदानों से पूरी तरह अलग था जहां उन्होंने अपनी रणनीति विकसित की थी। बोकेज हेजेस, जो कई मीटर ऊंचे और बेहद घने थे, वाहनों की आवाजाही को पूर्वानुमानित मार्गों पर ले जाते थे। खुले मैदान में लंबी दूरी की लड़ाई में दुर्जय टाइगर्स संकरी ग्रामीण सड़कों की भूल भुलैया में अनाड़ी और कमजोर हो गए। वेंडॉर्फ ने मेस्नील राउल के पूर्व में रक्षात्मक स्थिति स्थापित की और कैन की ओर आगे बढ़ने के मुख्य अक्षों पर घात लगाने की तैयारी की। उनका टाइगर 211 13वीं एसेस कंपनी के अन्य वाहनों के साथ समन्वय में काम करता था, लेकिन ईंधन की कमी, हवाई कवर की हानि और लगातार मित्र देशों की तोपखाने की गोलाबारी के कारण स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। यूनिट के रिकॉर्ड बताते हैं कि जुलाई के पहले हफ्तों में वेंडॉर्फ ने जर्मन सुरक्षा की जांच करने वाले ब्रिटिश और कनाडाई बख्तरबंद गश्ती दल के खिलाफ कई झड़पों में भाग लिया। ये कार्रवाइयां मित्र देशों की सेनाओं द्वारा लगातार डाले जा रहे दबाव और स्थिर रक्षात्मक रेखाएं बनाए रखने में जर्मन की अक्षमता को दर्शाती हैं। 8 अगस्त 1944 को शुरू किया गया कनाडाई आक्रमण ऑपरेशन टोटलाइज कैन के दक्षिण में जर्मन सुरक्षा को तोड़ने के लिए मित्र देशों का अंतिम प्रयास था। यह ऑपरेशन, जिसमें सैकड़ों शेयरमैन टैंक शामिल थे, विशेष रूप से जर्मन रक्षात्मक रणनीति को मात देने के लिए डिजाइन किया गया था। मित्र देशों के योजनाकारों ने जर्मन तरीकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था तथा विशिष्ट जवाबी उपाय विकसित किए थे। 17 पाउंडर तोपों के साथ संशोधित शेयरमैन फायरफ्लाइज
काफी दूरी पर टाइगर एक के कवच को भेद सकती थी। मित्र देशों की रणनीति पारंपरिक जर्मन लाभों को बेअसर करने के लिए विकसित की गई थी। 6 अगस्त को वेंडोर्फ के टाइगर को मित्र देशों की हवाई टोही द्वारा मेस्नील के पास एक नए स्थान की ओर बढ़ते हुए देखा गया। ब्रिटिश खुफिया रिपोर्टों ने क्षेत्र में कम से कम 3 टाइगर्स की उपस्थिति की पहचान की, जिसके कारण विशेष एंटी टैंक इकाइयों की तैनाती की गई। शेरब्रुक फ्यूसिलियर रेजिमेंट की एक कनाडाई रिपोर्ट में उल्लेखनीय तकनीकी सटीकता के साथ अंतिम मुठभेड़ का वर्णन किया गया है। 6 अगस्त की सुबह के समय एक जर्मन टाइगर को एक ग्रामीण चौराहे के पास देखा गया, क्योंकि वह मार्च फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे एक कनाडाई स्तंभ को पीछे छोड़ने का प्रयास कर रहा था। फायरफ्लाई के गनर बोकेज की झाड़ियों के बीच रणनीतिक रूप से छिपे हुए थे। जब तक टाइगर 600 मीटर के भीतर नहीं आ गया, तब तक उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। पहली गोली वाहन के किनारे लगी, लेकिन मुख्य कवच को भेदने में विफल रही। हालांकि झटके ने चालक दल को अस्थायी रूप से विचलित कर दिया। दूसरे गोले को थोड़े अलग कोण से दागा गया, जो बुर्ज के पिछले हिस्से पर लगा, जहां कवच काफी पतला था। इस प्रवेश से आंतरिक विस्फोट हुआ, जिससे मुख्य डिब्बे में रखे गोला बारूद में विस्फोट हो गया। विस्फोट कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। विस्फोट के कारण टाइगर के अंदरूनी हिस्से के टुकड़े टुकड़े हो जाने से वेंडोर्फ और उसका पूरा दल तुरंत ही नष्ट हो गया। मित्र देशों के परिचालन मानचित्रों के अनुसार टाइगर 211 की अंतिम स्थिति मेस्नील से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में थी, एक चौराहे पर जो कैन के लिए कई द्वितीयक मार्गों तक पहुंच को नियंत्रित करता था। सामरिक पुनर्निर्माण से पता चलता है कि वेंडोर्फ ने कनाडाई इकाई के खिलाफ एक क्लासिक फ्लैंकिंग युद्धाभ्यास को अंजाम देने का प्रयास किया था, लेकिन अपने स्वयं के हवाई टोही के अभाव और दुश्मन की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी के अभाव ने उन्हें सीधे एक तैयार जाल में फंसा दिया। 9 अगस्त को ली गई हवाई तस्वीर में एक धुआं उगलता गड्ढा और कथित स्थान पर एक बख्तरबंद वाहन चेसिस के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। पीछे हटती जर्मन इकाइयां टाइगर के मलबे को बरामद करने या शवों को निकालने में विफल रहीं, जिससे वेंडोर्फ की स्थिति कार्रवाई में लापता के रूप में पुख्ता हो गई। जोहानिस बोल्टर और ऑटो कैरियस पूर्वी नरक के उत्तरजीवी। जोहान्स बोल्टर और ऑटो कैरियस जर्मन टैंकरों के बीच एक अनूठी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुभवी जो आधुनिक इतिहास के सबसे क्रूर संघर्ष से बच गए, विनाश के रिकॉर्ड जमा किए, जिसने उन्हें 20वीं सदी के सबसे घातक लड़ाकों में से एक बना दिया। उनके बाद के करियर बताते हैं कि विनाश की महारत व्यक्तिगत नैतिक अखंडता के साथ कैसे सह अस्तित्व में हो सकती है। ऑटो कैरियस का जन्म 1922 में ज्वेब्रुकेन में एक बुर्जुआ परिवार में हुआ था, जो शिक्षा और सार्वजनिक सेवा को महत्व देता था। उनके पतले शरीर के कारण उन्हें शुरू में जर्मन सेना से 2 बार निकाल दिया गया था, जिसमें उन्हें पैदल सेना की सेवा के लिए अनुपयुक्त माना गया था। उनकी दृढ़ता ने अंततः उन्हें 1940 में वेहरमाच के लिए स्वयंसेवक बनने की अनुमति दी। 1915 में मुल्हेम में जन्मे जोहान्स बोल्टर एक मामूली औद्योगिक पृष्ठभूमि से थे। 1933 में भर्ती होने से पहले प्लम्बिंग और राजमिस्त्री में उनके तकनीकी प्रशिक्षण ने उन्हें यांत्रिकी और सामग्रियों की व्यावहारिक समझ दी, जो एक टैंकर के रूप में उनके करियर के दौरान अमूल्य साबित हुई। दोनों को 1943 में श्वेरे पेंजर अब्तेलुंग 502 में स्थानांतरित कर दिया गया, जो पूर्वी मोर्चे के उत्तरी क्षेत्र में संचालित एक भारी टैंक इकाई थी। लेनिनग्राद के आसपास की लड़ाई और बाल्टिक गणराज्यों के दलदली जंगलों में इस गठन ने एक दुर्जेय प्रतिष्ठा हासिल की थी। कैरियस को टाइगर कमांडर के रूप में पहली कंपनी में नियुक्त किया गया था, जबकि बोल्टर ने बटालियन के दूसरे सेक्शन में इसी तरह की जिम्मेदारियां संभालीं। उनके सामरिक तरीके काफी अलग अलग थे। कैरियस बहुत सावधान और बेहद सटीक थे, जो प्रतिबद्ध होने से पहले इलाके का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना पसंद करते थे। बोल्टर ज्यादा सीधे थे, जो गति और सामरिक आश्चर्य पर भरोसा करते थे। कैरियस की सबसे प्रसिद्ध मुठभेड़ 22 जुलाई 1944 को मालिनवा की लड़ाई के दौरान हुई थी। अल्बर्ट केर्शर के साथ काम करते हुए उन्होंने 20 मिनट से भी कम समय में 17 सोवियत T-34 टैंकों को नष्ट कर दिया। कैरियस ने व्यक्तिगत रूप से 10 वाहनों को नष्ट कर दिया, जबकि केर्शर ने 4 और को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई ने युद्ध के सबसे घातक गनर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उनकी पद्धति में अत्यंत धैर्य और सर्जिकल सटीकता का मिश्रण था।
उन्होंने जंगलों के किनारों या प्राकृतिक पहाड़ियों पर घात लगाने की स्थिति स्थापित की और तब तक प्रतीक्षा की जब तक सोवियत स्तंभ आदर्श सीमा के भीतर नहीं आ गए। उसके बाद ही उन्होंने गोलीबारी शुरू की। 88 मिलीमीटर की बंदूक की बैलिस्टिक के बारे में उनकी समझ इतनी गहरी थी कि उन्होंने सहज रूप से विभिन्न दूरियों और मौसम की स्थितियों के लिए सुधारों की गणना की। बोल्टर ने तेजी से पैंतरेबाजी और चलते फिरते फायर के आधार पर एक अधिक गतिशील शैली विकसित की थी। फरवरी 1944 में नार्वा के पास एक उल्लेखनीय कार्रवाई के दौरान उनके टाइगर ने सोवियत तोपखाने की गोलीबारी के तहत एक जंगल से आगे बढ़ते हुए 8 T-34 को नष्ट कर दिया। चरम स्थितियों के तहत आक्रामक प्रभावशीलता बनाए रखने की यह क्षमता उन्हें कुलीन टैंकरों के बीच भी अलग करती है। 1943 और 1943-44 के दौरान दोनों ने असाधारण विनाश रिकॉर्ड बनाए। कैरियस को आधिकारिक तौर पर 150 दुश्मन टैंकों को नष्ट करने का श्रेय दिया जाता है, जबकि बोल्टर ने 40 से अधिक एंटी टैंक गन के साथ 139 पुष्ट हत्याएं की। इन आंकड़ों ने उन्हें पूरे युद्ध के सबसे प्रभावी व्यक्तिगत लड़ाकों में से एक बना दिया। दोनों कई बार गंभीर रूप से घायल हुए। जुलाई 1944 में कैरियस को बाएं पैर में गोली लगी, जिससे उसकी फीमर टूट गई और उसे कई हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। अपने दृढ़ संकल्प के कारण वह पूरी तरह से ठीक होने से पहले ही ड्यूटी पर लौट आया और उसी साल बाद में जग द टाइगर की कमान संभाली। बोल्टर को कई मुठभेड़ों के दौरान छर्रे के घाव मिले। फरवरी 1944 में वह त्सेर्निगो के पास मोर्टार विस्फोट की चपेट में आ गया। अपनी चोटों के बावजूद उसने तब तक अपने टाइगर की कमान संभाले रखने पर जोर दिया जब तक कि उसकी यूनिट सुरक्षित स्थानों पर वापस नहीं आ गई। दशकों बाद आयोजित साक्षात्कारों में दोनों ने जर्मन सैन्य कमान के बारे में आलोचनात्मक विचार व्यक्त किए। कैरियस वरिष्ठ अधिकारियों की निंदा करने में विशेष रूप से मुखर थे। उन्होंने उन पर अपने सैनिकों के जीवन की तुलना में राजनीतिक विचारों के बारे में अधिक चिंतित होने का आरोप लगाया। अपने संस्मरण टाइगर्स इन द मड में उन्होंने लिखा, मैं दुश्मन से नहीं डरता था, मैं उन मूर्खों से डरता था जो हमें पीछे से आदेश देते थे। यह आलोचनात्मक दृष्टिकोण कई महीनों तक लगातार युद्ध के दौरान विकसित हुआ था। उन्होंने अनुभवहीन कमांडरों द्वारा लिए गए विनाशकारी सामरिक निर्णयों, इलाके को देखते हुए निष्पादित न किए जा सकने वाले आदेशों और फ्रंटलाइन इकाइयों के सामने परिचालन वास्तविकताओं के प्रति सामान्य उपेक्षा को देखा था। संघर्ष के अंतिम महीनों के दौरान उनमें से किसी ने भी पूरे डिवीजन की कमान नहीं संभाली थी। उन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में सामरिक प्रशिक्षकों के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था, जहां उनके व्यावहारिक अनुभव को टैंकरों की नई पीढ़ी तैयार करने में अमूल्य माना जाता था, जिन्हें न्यूनतम प्रशिक्षण के साथ मोर्चे पर भेजा जाता था। कैरियस को जग द टाइगर कंपनी 512 की कमान सौंपी गई, जो 128 मिलीमीटर की तोपों से लैस 71 टन के टैंक विध्वंसक से लैस था। ये वाहन हालांकि मारक क्षमता के मामले में बेहद प्रभावी थे, लेकिन लगातार यांत्रिक समस्याओं और बेहद सीमित गतिशीलता से ग्रस्त थे। बोल्टर को पश्चिम में प्रशिक्षण कार्य सौंपा गया था, जहां उन्हें मित्र देशों के आक्रमण से बचाव के लिए तात्कालिक इकाइयां तैयार करनी थीं। इस अवधि के दौरान दोनों ने जर्मन सेना के क्रमिक विघटन को देखा। ईंधन के बिना टैंक, मनोबल के बिना सैनिक और सुसंगत दिशा के बिना कमांड। ये टूट फूट सिर्फ शारीरिक ही नहीं थी। अपने संस्मरणों में कैरियस ने नैतिक पतन के परेशान करने वाले प्रसंगों का जिक्र किया है। सैन्य परीक्षण के बिना ही अधिकारियों ने कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। अनुभवी सैनिकों ने सोवियत सेना के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय आत्महत्या कर ली और स्पष्ट हार के दबाव में सैन्य अनुशासन बिखर गया। बोल्टर ने अपने अनुभव के इन पहलुओं के बारे में पूरी तरह चुप्पी साधे रखी। युद्ध के अंतिम महीनों के बारे में उनके कोई व्यक्तिगत पत्र, डायरी या विवरण उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध एकमात्र रिकॉर्ड आधिकारिक रिपोर्ट है, जिसमें उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ, समय से पहले बूढ़ा, लेकिन अपने कर्तव्यों के निष्पादन में औपचारिक रूप से त्रुटिहीन बताया गया है। मई 1945 में जर्मन आत्मसमर्पण के बाद कैरियस को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया और मित्र राष्ट्रों के युद्धबंदी शिविरों में कई महीने बिताए। इस अवधि के दौरान उनसे जर्मन बख्तरबंद रणनीति के बारे में गहन पूछताछ की गई और अनजाने में मित्र राष्ट्रों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी रिपोर्टों को संकलित करने में भाग लिया। 1946 में रिहा होने के बाद कैरियस ने एक आश्चर्यजनक निर्णय लिया।
खुद को फार्मेसी के अध्ययन के लिए समर्पित करना। यह विकल्प सेना से बचने की इच्छा और नागरिक समाज के लिए उपयोगी गतिविधियों की खोज दोनों को दर्शाता है। 1956 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हर्ष व्हीलर पेटर्सहेम में टाइगर्स एपोथेके की स्थापना की। 1960 में कैरियस ने अपने संस्मरण प्रकाशित किए, जिसका शीर्षक था टाइगर्स इन दी मड, जो बख्तरबंद युद्ध के विद्वानों के लिए एक आवश्यक संदर्भ बन गया। पुस्तक की विशेषता इसकी चिंतनशील शैली और दर्दनाक ईमानदारी है, जो संघर्ष या वैचारिक बहानेबाजी के महिमा मंडन से बचती है। इस कृति में एक कथन है जो उनके नैतिक दृष्टिकोण को सारांशित करता है। मैंने हिटलर के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जो टाइगर में मेरे साथ थे। व्यक्तिगत निष्ठा और वैचारिक निष्ठा के बीच यह अंतर जर्मन दिग्गजों के खातों में एक आवर्ती विषय बन गया, जो सैन्य अनुभव को शासन के नैतिक निहितार्थों के साथ समेटने का प्रयास कर रहे थे। इसके विपरीत जोहान्स बोल्टर युद्ध के बाद के पश्चिमी जर्मनी में पूरी तरह से गुमनामी में खो गए। उन्होंने एक छोटे से औद्योगिक शहर में निवास किया, जहां कोई भी उनके सैन्य अतीत के बारे में नहीं जानता था, सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचते थे और इतिहासकारों के साथ साक्षात्कार या सहयोग के अनुरोधों को व्यवस्थित रूप से अस्वीकार करते थे। बोल्टर 1987 में अपनी मृत्यु तक चुपचाप रहते थे, मामूली नागरिक नौकरियों में काम करते थे और अपनी यूनिट के अन्य दिग्गजों के साथ भी न्यूनतम संपर्क बनाए रखते थे। 1945 के बाद से कोई सार्वजनिक गवाही, किताबें, बयान या पत्र ज्ञात नहीं है। उनका नाम ऐतिहासिक अभिलेखों में दिखाई देता रहा, लेकिन उनकी व्यक्तिगत आवाज खामोश रही। अपने कुछ सार्वजनिक वक्तव्यों में कैरियस ने यह स्पष्ट किया कि युद्ध के बाद सबसे कठिन बोझ उनकी वर्दी या रैंक नहीं थी, बल्कि दुश्मन की गोलीबारी के दौरान लिए गए नैतिक निर्णय थे। उनकी पुस्तक सैन्य आज्ञाकारिता और व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी के बीच की सीमा पर एक लंबा चिंतन है। बोल्टर इसके विपरीत प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिना मौखिक विस्तार के सैन्य दक्षता, बिना बाद में सार्वजनिक प्रतिबिंब के आदेशों का निष्पादन। उनकी पूर्ण चुप्पी अपराध बोध या मनोवैज्ञानिक आघात से निपटने का एक तरीका हो सकता है, या बस एक अनुभव को पूरी तरह से भूल जाने की इच्छा हो सकती है जिसने उनके जीवन को चिह्नित किया था। रुडोल्फ वॉन रिबेंट्रोप, शापित विरासत और व्यक्तिगत सम्मान की खोज। रुडोल्फ वॉन रिबेंट्रोप एक अद्वितीय ऐतिहासिक विरोधाभास का प्रतीक है। होलोकॉस्ट के कूटनीतिक वास्तुकार का बेटा, जो प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत वीरता का प्रदर्शन करने के लिए बेताब था। उनकी कहानी बताती है कि कैसे सबसे समझौतावादी उपनाम भी वास्तविक व्यक्तिगत साहस के कार्यों के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। 1921 में जन्मे रुडोल्फ नाजी सत्ता के केंद्र में पले बढ़े। उनके पिता जोआचिम वॉन रिबेंट्रोप शराब व्यापारी से विदेश मंत्री तक पहुंचे थे, जो शासन की विनाश नीति के मुख्य सूत्रधारों में से एक बन गए थे। इस पारिवारिक संबंध ने रुडोल्फ के अस्तित्व के निर्देशांक स्थापित किए। उनका पूरा जीवन उनकी विरासत के भार के विरुद्ध संघर्ष होगा। जब 1936 में उनके पिता की राजदूत के रूप में नियुक्ति के बाद परिवार लंदन चला गया, तो रुडोल्फ को प्रतिष्ठित वेस्टमिंस्टर स्कूल में दाखिला दिलाया गया। हालांकि उनकी उपस्थिति किसी की नजर में नहीं आई। जब ब्रिटिश प्रेस ने उनकी पहचान का पता लगाया और उसे प्रकाशित किया, तो संभावित राजनयिक घोटाले ने उन्हें तुरंत स्कूल से निकाल दिया। अपने उपनाम के कारण सार्वजनिक रूप से उजागर होने और सामाजिक अस्वीकृति के इस शुरुआती अनुभव ने उनके व्यक्तित्व को गहराई से आकार दिया। किशोरावस्था से ही उन्होंने अपने पिता के राजनीतिक रुख के बजाय अपने स्वयं के कार्यों के आधार पर आंकलन किए जाने का दृढ़ संकल्प विकसित कर लिया था। सितंबर 1939 में जब युद्ध छिड़ा, तब रुडोल्फ की उम्र बमुश्किल 18 साल थी, लेकिन उन्होंने तुरंत स्वेच्छा से वाफेन एसएस में भर्ती होने का विकल्प चुना। इस निर्णय ने कई पर्यवेक्षकों को चौंका दिया। विदेश मंत्री का बेटा शासन की नौकरशाही में सुरक्षित पदों का विकल्प चुन सकता था। इसके बाद उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया वह सीधा था। मैं एक सक्षम सैनिक के रूप में देखा जाना चाहता था, किसी के विशेषाधिकार प्राप्त बेटे के रूप में नहीं। एकमात्र जगह जहां मैं यह साबित कर सकता था वह दुश्मन की गोलीबारी के बीच था। यह कथन उस मानसिकता को दर्शाता है जो उनके पूरे सैन्य करियर को निर्देशित करेगी। युद्ध प्रदर्शन के माध्यम से मान्यता की निरंतर खोज। उन्हें शुरू में एसएस स्टैंडर्ड ड्यूशलैंड रिप्लेसमेंट बटालियन में
एसएस रोटेनफोरर के मूल पद के साथ नियुक्त किया गया था। पोलिश अभियान के दौरान उन्होंने जर्मन अग्रिम का विरोध करने वाली इकाइयों के खिलाफ कई मुठभेड़ों में भाग लेते हुए आग के बपतिस्मा का अनुभव किया। आग के तहत उनके प्रदर्शन का अनुकूल मूल्यांकन किया गया, जिससे उन्हें सजावट और पदोन्नति मिली। 1940 में फ्रांस पर आक्रमण के दौरान रिबेनट्रोप ने कई आक्रामक कार्रवाइयों में भाग लिया, जिससे उन्हें यथार्थवादी युद्ध स्थितियों के तहत नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करने का मौका मिला। सेडान के पास एक कार्रवाई में उन्होंने एक गढ़वाले फ्रांसीसी गश्ती दल के खिलाफ संगीन हमले का नेतृत्व किया, जिससे उस स्थिति के आत्मसमर्पण में योगदान मिला। इस ऑपरेशन ने उन्हें आयरन क्रॉस द्वितीय श्रेणी का सम्मान दिलाया। इसी अभियान के दौरान उन्हें पहला घाव तब लगा जब एक गोली का टुकड़ा उनके दाहिने अग्रभाग में जा लगा। दर्द और खून की कमी के बावजूद उन्होंने निर्धारित मिशन पूरा होने तक अपनी यूनिट के साथ बने रहने पर जोर दिया। व्यक्तिगत बलिदान का यह रवैया उनके पूरे करियर में निरंतर बना रहा। बाद में उन्हें अल्पेनकॉर्प्स के ऑफक्लेरुंग्स अब्तेलुंग में नियुक्त किया गया, जो एक विशेष इकाई थी जिसने उन्हें नॉर्वे और फिनलैंड में लड़ते हुए देखा। आर्कटिक इलाके ने अनूठी चुनौतियां पेश की। अत्यधिक तापमान, सीमित दृश्यता और असाधारण रूप से कठिन रसद स्थितियां। 1941 में ऑपरेशन बारबारोसा की शुरुआत के साथ उनकी यूनिट को एसएस कैंप फग्रुप नॉर्ड के हिस्से के रूप में पूर्वी मोर्चे के उत्तरी क्षेत्र में तैनात किया गया था। सोवियत सेनाओं के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिनिश क्रॉस ऑन फ्रीडम फोर्थ क्लास से सम्मानित किया, लेकिन एक दुश्मन की गोली से उनके बाएं अग्रभाग में फ्रैक्चर होने से उन्हें दूसरा घाव भी हुआ। उनकी चोटों की गंभीरता के कारण उन्हें होहेनलीचेन में हेनरिक हिमलर के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जो उच्च रैंकिंग वाले एसएस अधिकारियों के लिए आरक्षित एक विशिष्ट चिकित्सा सुविधा थी। अपने स्वास्थ्य लाभ के दौरान रिबेनट्रोप को संघर्ष की प्रकृति और अपनी सैन्य सेवा के निहितार्थों पर विचार करने का अवसर मिला। ठीक होने के बाद उन्हें लीबस्टैंडर्ड एसएस एडोल्फ हिटलर की पैंजर रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। यह नियुक्ति उनकी नेतृत्व क्षमताओं की पहचान और बख्तरबंद युद्ध में उनके कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर था। 6वीं कंपनी के प्लाटून कमांडर के रूप में उन्होंने पूर्वी मोर्चे पर कुछ सबसे खूनी लड़ाइयों में भाग लिया। 1943 में खारकोव की पहली लड़ाई में उनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें और भी चोटें आईं। उनके दाहिने कंधे की हड्डी, बाएं कंधे और यहां तक कि फेफड़े में भी गोली के घाव हो गए। अपनी चोट की गंभीरता के बावजूद उन्होंने चिकित्सा निकासी से इनकार कर दिया और पूरी लड़ाई के दौरान अपनी यूनिट के साथ रहे। 13 जुलाई 1943 को कुर्स्क की लड़ाई के दौरान वॉन रिबेनट्रोप और उनकी टुकड़ी ने अपने टाइगर्स का इस्तेमाल करके एक रक्षात्मक अवरोध बनाकर सोवियत बख्तरबंद हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। इस कार्रवाई के लिए उन्हें 15 जुलाई को नाइट क्रॉस ऑफ द आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया, जो जर्मन सेना के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। बाद में उन्हें 12वीं एसएस हिटलर जुगेन डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने पैंजर रेजिमेंट 12 की पहली बटालियन की 3री कंपनी की कमान संभाली। यह इकाई मुख्य रूप से बहुत युवा स्वयंसेवकों से बनी थी, जिनमें से कई पूर्व हिटलर यूथ सदस्यों को सीधे सैन्य सेवा में शामिल किया गया था। 1944 में नॉर्मैंडी पर मित्र राष्ट्रों के आक्रमण के दौरान उनकी टुकड़ी ने कैन के आसपास के ग्रामीण इलाकों में कनाडाई सेना से मुकाबला किया। 7 जून को एक ही दिन की लड़ाई में उनकी टुकड़ी ने 27 दुश्मन शेयरमैन टैंकों को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की, जिसे कनाडाई खुफिया एजेंसियों ने दर्ज किया था। उनकी आखिरी बड़ी भागीदारी दिसंबर 1944 में आर्डेनस आक्रामक के दौरान हुई थी, एक ऐसा ऑपरेशन जिसे हिटलर ने पश्चिमी युद्ध की दिशा बदलने के लिए अंतिम झटका माना था। रिबेनट्रोप ने टाइगर की कमान एक ऐसे अभियान में संभाली जिसने शुरू में मित्र देशों की सेनाओं को चौंका दिया, लेकिन अंततः विफल हो गया। इस आक्रामक अभियान के दौरान उनकी यूनिट ने ऑपरेशन बंद होने से पहले 24 मित्र देशों के बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि 20 दिसंबर को एक तोपखाने के विस्फोट में वे फिर से घायल हो गए, जिससे उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। दर्द के बावजूद वे वापसी के आदेश मिलने तक मोर्चे पर डटे रहे। युद्ध के अंतिम महीनों में रिबेनट्रोप ने हंगरी और ऑस्ट्रिया में पैदल सेना के रूप में लड़ाई लड़ी, ढहते हुए रीच की अंतिम हताश रक्षात्मक कार्रवाइयों में भाग लिया। 8 मई
1945 को उन्होंने और उनकी यूनिट ने अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उनकी कैद उनके उपनाम के कारण तुरंत जटिल हो गई। 3 साल से अधिक समय तक वह मित्र देशों की हिरासत में कैद रहे, जबकि उनसे उनके पिता की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की गई और संभावित युद्ध अपराधों की जांच की गई। पूछताछकर्ता विशेष रूप से यह पता लगाने में रुचि रखते थे कि क्या उन्होंने कनाडाई कैदियों की हत्या में भाग लिया था। विशिष्ट आरोप में आरोप लगाया गया कि उसने कैन के पास संघर्ष के दौरान पकड़े गए 2 कनाडाई सैनिकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या उसमें भाग लिया था। हालांकि सबूत अपर्याप्त साबित हुए और कई गवाहों ने दावा किया कि कथित घटना के समय रिबेनट्रोप घायल हो गया था और कार्रवाई से बाहर था। पूछताछ के दौरान उनसे लगातार उनके पिता के बारे में पूछा गया, जिन्हें तब तक नूरनबर्ग में मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी और 16 अक्टूबर 1946 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। मित्र देशों के अधिकारियों को तीसरे रेह की कूटनीतिक गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद थी, लेकिन रुडोल्फ ने लगातार विवरण देने से इनकार कर दिया। जुलाई 1948 में उन्हें बिना किसी औपचारिक आरोप के रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई शीत युद्ध की शुरुआत और मित्र देशों की प्राथमिकताओं में बदलाव के साथ हुई, क्योंकि वे जर्मन दिग्गजों को सोवियत विस्तार के खिलाफ संभावित सहयोगी के रूप में देखने लगे थे। नागरिक जीवन में उनकी वापसी असाधारण रूप से कठिन थी। तबाह और विभाजित जर्मनी में उनका उपनाम व्यावहारिक रूप से एक सामाजिक अभिशाप था। कई सालों तक उन्हें बहिष्कार और भेदभाव से बचने के लिए अपनी असली पहचान छिपाते हुए नीच काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः वह खुद को वाइन व्यापारी के रूप में स्थापित करने में सफल रहे, एक ऐसा काम जिसने उन्हें अपने निजी जीवन को फिर से संवारते हुए कम प्रोफाइल बनाए रखने की अनुमति दी। यह करियर विकल्प कुछ हद तक विडंबनापूर्ण था, क्योंकि उनके पिता ने राजनीति और कूटनीति में प्रवेश करने से पहले इसी क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया था। दशकों तक रुडोल्फ ने सार्वजनिक रूप से सामने आने से परहेज किया। इतिहासकारों और पत्रकारों के साक्षात्कार के अनुरोधों को व्यवस्थित रूप से अस्वीकार कर दिया। उनकी चुप्पी आखिरकार 2008 में 87 साल की उम्र में उनकी किताब मीन वेटर जोआचिम वॉन रिबेनट्रोप के प्रकाशन के साथ टूटी। इस पुस्तक के प्रकाशन से काफी विवाद उत्पन्न हुआ। हालांकि रुडोल्फ ने स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय समाजवाद का बचाव नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुद को विचारधारा से पूरी तरह से अलग नहीं किया या अपने पिता के कार्यों की खुलकर निंदा नहीं की। इसमें उनके बचपन की पहले से अप्रकाशित तस्वीरें, हिटलर के साथ राजनयिक बैठकें और यहां तक कि बर्गहोफ में निजी पलों को भी दिखाया गया है। आलोचकों ने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ इतिहासकारों ने इस पुस्तक की सराहना करते हुए इसे अमूल्य ऐतिहासिक साक्ष्य बताया, जो नाजी शासन के आंतरिक कामकाज के बारे में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अन्य लोगों ने इसे एक पराजित विचारधारा की विलंबित पुष्टि या अपने पिता की स्मृति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास बताया। इस पुस्तक में हिटलर के बर्लिन बंकर में बिताए अंतिम दिनों का विस्तृत वर्णन है, जो उसके पिता के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। रुडोल्फ के अनुसार जोआचिम ने एक ऐसे फ्यूहरर का वर्णन किया था जो शारीरिक रूप से बीमार था, मानसिक रूप से असंतुलित था और रीच के सामने आने वाली सैन्य वास्तविकताओं से पूरी तरह से कटा हुआ था। रुडोल्फ वॉन रिबेनट्रोप का निधन 20 मई 2019 को 98 साल की उम्र में जर्मनी के रिंगौ में हुआ। उनकी लंबी उम्र ने उन्हें तीसरे रेह के उदय से लेकर जर्मन एकीकरण और यूरोपीय एकीकरण तक यूरोप के संपूर्ण परिवर्तन को देखने का मौका दिया। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने अपने अनुभव पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण व्यक्त किया था। सीमित साक्षात्कारों में उन्होंने एक आपराधिक शासन में काम करने की बात स्वीकार की, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी वफादारी व्यवस्था की राजनीतिक विचारधारा के बजाय अपने साथियों के प्रति थी। कर्ट नाइसपेल और कार्ल विल्हेम क्राउट, द एक्सटिंक्शन ऑफ द लास्ट एसेस। तीसरे रेह के अंतिम महीनों में एक अनोखी सैन्य प्रजाति का विलुप्त होना देखा गया। टैंक कमांडर, जिन्होंने जर्मन विस्तार के वर्षों के दौरान युद्ध के मैदानों पर अपना दबदबा बनाए रखा था। कर्ट निस्पेल और कार्ल विल्हेम क्राउट इस श्रेणी के अंतिम उदाहरण हैं। वे लोग जिनकी तकनीकी महारत उस शासन के व्यवस्थित पतन में समाप्त हो गई जिसकी वे सेवा करते थे। कर्ट निस्पेल का जन्म 1921 में चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड में एक सुडेटेन जर्मन परिवार में हुआ था, जो पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहा था।
अन्य कमांडरों के विपरीत जो कुलीन अकादमियों से निकले थे या गहन वैचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था, निस्पेल टाइगर आई और 2 टैंकों से लैस श्वेरे पेंजर बटेलुंग 503 में एक साधारण सैनिक थे। शुरू से ही वह सैन्य शान शौकत और राजनीतिक रूढ़िवादिता के प्रति अपनी पूरी उदासीनता के लिए जाने जाते थे। वह लंबे बाल रखते थे जो लगातार सैन्य नियमों का उल्लंघन करते थे, एक अव्यवस्थित दाढ़ी रखते थे और नाजी औपचारिक अनुशासन के प्रति पूर्ण तिरस्कार प्रदर्शित करते थे। उनका रूप प्रचार द्वारा प्रचारित जर्मनिक सौंदर्य आदर्श के साथ नाटकीय रूप से विपरीत था। हालांकि युद्ध में वह एक जीवित किंवदंती थे। रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें कम से कम 168 दुश्मन टैंकों को नष्ट करने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि अनौपचारिक स्रोतों ने यह आंकड़ा 190 से अधिक बताया है। इस प्रभावशीलता ने उन्हें पूरे युद्ध का सबसे घातक टैंकर बना दिया, यहां तक कि विटमैन जैसे मीडिया के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। असाधारण योग्यता के बावजूद निस्पेल को कभी नाइट क्रॉस नहीं मिला, जिसका कारण स्पष्टतः सैन्य पदानुक्रम के प्रति उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण, स्पष्ट राजनीतिक संबद्धता का अभाव तथा एसएस अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार के विरुद्ध सोवियत कैदियों की रक्षा करने की उनकी आदत थी। एक विशेष रूप से प्रसिद्ध घटना में निस्पेल ने एक एसएस अधिकारी को शारीरिक रूप से मारा, जो एक रूसी बंदी के साथ क्रूरता से दुर्व्यवहार कर रहा था। इस कृत्य ने उन्हें अपने साथियों से बिना शर्त सम्मान दिलाया, लेकिन निश्चित रूप से शक्तिशाली मंडलियों से उनका बहिष्कार सुनिश्चित किया। उनकी दाढ़ी और लंबे बालों के साथ उनकी छवि विशिष्ट जर्मन सैन्य आदर्श के विपरीत थी। कार्ल विल्हेम क्राउट का जन्म 1916 में वेस्टफेलिया में एक मामूली सैन्य परंपरा वाले परिवार में हुआ था। उनका करियर 1930 के दशक में एक घुड़सवार अधिकारी के रूप में शुरू हुआ, लेकिन तकनीकी विकास ने उन्हें बख्तरबंद युद्ध में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। वह 505वें हेवी पेंजर डिवीजन में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने असाधारण सामरिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। 1944 तक वे हॉप्टमैन के पद पर पहुंच गए थे और उन्हें पेंजर रेजिमेंट ब्रैंडेनबर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो संघर्ष के अंतिम चरण के दौरान काम करने वाली एक तात्कालिक इकाई थी। उनका कार्यभार जर्मन सेना की सबसे बड़ी गिरावट के दौर से मेल खाता था, जब ईंधन, गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स की कमी ने परिचालन प्रभावशीलता को काफी कम कर दिया था। 1945 के पहले महीनों के दौरान क्राउट ने बर्लिन क्षेत्र में टाइगर आई और आईडी टैंकों की एक विविध संरचना की कमान संभाली। राजधानी पर अंतिम सोवियत हमले के लिए रक्षात्मक तैयारियों में भाग लिया। परिचालन की स्थितियां निराशाजनक थीं। खराब रखरखाव वाले वाहन, थके हुए चालक दल और न के बराबर आपूर्ति। 1945 की लड़ाइयों ने जर्मन बख्तरबंद युद्ध की प्रकृति में एक पूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया। 1941-1943 के अभियानों की विशेषता वाले बड़े युद्धाभ्यास युद्धों की जगह अब क्षयकारी लड़ाइयों ने ले ली थी, जिसमें वाहनों को स्थिर मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और कमांडर प्रभावी संचार के बिना काम करते थे। नाइस्पेल ने अपनी सेवा के अंतिम सप्ताहों के दौरान इस गिरावट का अनुभव किया। मार्च 1945 के अंत में उन्हें रियर एरिया इकाइयों में स्थानांतरित कर दिया गया, जो संगठित सैन्य बलों की तुलना में स्थानीय मिलिशिया की तरह अधिक काम करती थीं। आपूर्ति श्रृंखला के पतन ने सबसे आधुनिक टाइगर्स को भी स्थिर बाधाओं में बदल दिया था। अनुभवी टैंकरों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव विनाशकारी था। अधिकांश लोग समझ गए थे कि कम से कम 1944 की सर्दियों के बाद से युद्ध हार चुका था, लेकिन उन्होंने कर्तव्य की भावना, अपने साथियों के प्रति वफादारी, सोवियत कैद के आतंक और सैन्य सम्मान की विकृत भावना के संयोजन से प्रेरित होकर लड़ाई जारी रखी। पिछले कुछ सप्ताहों में कई सेवानिवृत्त सैनिकों ने ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने युद्ध के बारे में उनकी समझ को चुनौती दी। घायल सैनिक कैदी बनने से बचने के लिए एक दूसरे पर गोली चला रहे थे। टैंकों का उपयोग भाग रहे नागरिकों के लिए आश्रय के रूप में किया जा रहा था। पायलटों द्वारा आत्मसमर्पण करने से पहले जानबूझकर अपने विमानों को दुर्घटनाग्रस्त किया जा रहा था। 28 अप्रैल 1945 को मोराविया में ज्नैम के पास कर्ट निस्पेल सोवियत तोपखाने की आग की चपेट में आ गए, जब उनकी यूनिट ने एक अस्थायी रक्षात्मक रेखा स्थापित करने का प्रयास किया। उनकी चोटें घातक थीं और उन्हें जल्दबाजी में जर्मन नागरिकों और सैनिकों के साथ सामूहिक कब्र में दफना दिया गया, जो पीछे हटने के दौरान मारे गए थे। दशकों तक निस्पेल का भाग्य अज्ञात रहा।
अन्य प्रसिद्ध टैंकरों के विपरीत, जिनकी मृत्यु आधिकारिक रूप से दर्ज थी, उनका गायब होना रीच के अंतिम दिनों की अराजकता के दौरान हुआ, जब सैन्य रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से बनाए रखना बंद कर दिया गया था। 2013 में युद्धकालीन सामूहिक कब्रों की जांच कर रहे चेक पुरातत्वविदों ने व्रबोवेक के पास एक सामूहिक कब्र में मानव अवशेष पाए, जहां जर्मन और सोवियत सेनाओं के बीच अंतिम लड़ाई हुई थी। मिली वस्तुओं में कर्ट निस्पेल का जंग लगा हुआ सैन्य डॉग टैग भी शामिल था। बाद में किए गए दंत विश्लेषण ने निश्चित रूप से उनकी पहचान की पुष्टि की। अवशेषों से पता चला कि उन्हें अंतिम पतन के गुमनाम पीड़ितों के बीच एक साधारण सैनिक की तरह बिना किसी सैन्य वर्दी, बिना किसी सजावट के दफनाया गया था। उनकी कब्र को ज्नैम में जर्मन सैन्य कब्रिस्तान में ले जाया गया, जहां एक साधारण हेडस्टोन पर केवल उनका नाम और तारीखें दर्ज हैं। कार्ल विल्हेम क्राउट को भी हेल्बे की घेराबंदी के दौरान इसी तरह की क्रूर मौत का सामना करना पड़ा, जो यूरोपीय संघर्ष की सबसे खूनी अंतिम लड़ाइयों में से एक थी। 24 अप्रैल से 1 मई के बीच सैकड़ों हजारों जर्मन सैनिकों, भागते हुए नागरिकों और एसएस सदस्यों को स्प्रीवॉल्ड के जंगलों में सोवियत सेना ने घेर लिया था। जीवित बचे लोगों के विवरण में नारकीय, नजदीकी लड़ाई, लगातार तोपखाने की गोलीबारी और ऐसी स्थितियों का वर्णन है जहां सैनिकों ने बिना गोला बारूद के राइफल बट का इस्तेमाल तात्कालिक हथियार के रूप में किया। क्राउट ने अमेरिकी सीमा तक पहुंचने की कोशिश में पश्चिम की ओर भागने के लिए कई प्रयासों में अपने बख्तरबंद स्तंभ का नेतृत्व किया। मित्र देशों के स्टेशनों द्वारा इंटरसेप्ट किए गए उनके अंतिम रेडियो संदेश में संक्षिप्त रूप से बताया गया था, 2 गोले बचे हैं, 20 लीटर ईंधन है, एक टैंक यांत्रिक समस्याओं के कारण स्थिर है। उनकी यूनिट से कोई और संचार रिकॉर्ड नहीं किया गया। उनकी मृत्यु के समय के सटीक अभिलेख घेरे की अराजकता में खो गए, लेकिन उनका नाम वॉक्सबंड अभिलेखागार में हेल्बे में एक सामूहिक कब्र में दफनाए जाने के रूप में दर्ज है। साथ ही हजारों अन्य जर्मन सैनिकों के साथ उनका भी नाम दर्ज है, जो पश्चिम की ओर भागने के हताश प्रयासों के दौरान मारे गए थे। इन टैंकरों की शानदार शुरुआत और विनाशकारी अंत के बीच का अंतर संघर्ष के पूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। युद्ध की शुरुआत में विटमैन जैसे कमांडरों को आधुनिक शूरवीरों, प्रचार प्रतीकों के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें अलंकरण से सम्मानित किया गया था और बर्लिन में औपचारिक यात्राएं की गई थीं। 1945 तक वही लोग या उनके उत्तराधिकारी हार, भौतिक अभाव और जीत की गणितीय असंभवता से ग्रसित हो गए थे। निस्पेल और क्राउट उन टैंकरों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने कभी भी खुद को रीच की पौराणिक कथाओं से बहकाने नहीं दिया, या जो आखिरी गोली तक आदेशों का पालन करते रहे, लेकिन सिस्टम के पतन से समान रूप से ग्रसित हो गए। दोनों की मृत्यु औपचारिक पदकों के बिना, आधिकारिक अंतिम संस्कार के बिना, सैन्य सम्मान के बिना हुई। उनके शवों को संघर्ष के नागरिक पीड़ितों के साथ अचिह्नित कब्रों में दफनाया गया। हालांकि उनकी कहानियां तकनीकी रूप से सक्षम पीढ़ी के लिए एक वसीयतनामा के रूप में बनी हुई हैं, जो सैन्य दक्षता और वैचारिक विनाश के बीच फंसी हुई है। पेंजरेस का विलुप्त होना केवल असाधारण व्यक्तियों की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक सैन्य परंपरा का अंत था जो जर्मन विस्तार के वर्षों के दौरान यूरोपीय युद्ध क्षेत्रों पर हावी थी। यह अंतिम प्रदर्शन भी था कि व्यक्तिगत सामरिक श्रेष्ठता प्रणालीगत रणनीतिक हीनता की भरपाई नहीं कर सकती।